ज्वाइंट पीसी इत्तेहाद की चल रही जेएमएम इत्तेहाद, जिसमें जेएमएम और खुद कांग्रेस और आरजेडी ये तीन पार्टियां थी और इसने शानदार जीत दर्ज की है। 47 सीटों पर एक तरह से जीत दर्ज की और अक्सरियत फुल मेजॉरिटी एक तरह से जेएमएम इत्तेहाद को मिली है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी इस इत्तेहाद को जिस पर यह ज्वाइंट पीसी चल रही थी। लेकिन कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है, जिस तरह से बीजेपी झारखंड में कौमी इश्यूज पर जो कौमी मसले हैं, जो नेशनल इश्यूज हैं, उन पर एक तरह से चुनाव लड़ रही थी। कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों ने वो एक तरह से नकार दिए, या यूं कहा जाए कि मोदी सरकार का जो कामकाज है वो झारखंड की आवाम ने एक तरह से नकार दिया। और यह भी कहा जा सकता है कि लोगों ने झारखंड में जिस तरह से वोट किया वो कहीं ना कहीं इलाकाई जो इश्यूज थे, जो मसले थे, उन्हीं पर एक तरह से वोट किया है। बीजेपी के लिए इस शिकस्त को एक बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है, जिसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अजय कुमार जी, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है एलजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय कुमार जी, आपका बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा इरशाद अहमद साहब कांग्रेस लीडर हैं, आप भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। इरशाद अहमद साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। लाडले खान लीडर हैं जेएमएम के, उनके लिए बड़ी खुशी का मौका है। लाडले खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल। मैं सबसे पहले लाडले खान आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है जेएमएम के लिए, कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए। इस वजह से मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं कि इस जीत को किस तरह से देखा जाए। जी सर, जो 5 साल की जो सरकार थी, जो वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उससे जनता पूरी तरह से उब चुकी थी। चूंकि यही झारखंड है जहां पे भूख से भात भात कह के बच्ची की मौत होती है, और ये करोड़ों और अरबों रुपया का हाथी उड़ा रहे थे। ये विरोध प्लस मंदिर मस्जिद का विरोध प्लस गाय बकरी बैल, यही सब इनका मुद्दा था। तो जो विभिन्न जाति और धर्म के लोग थे, उनमें भी ये नाराजगी थी। और ये नाराजगी इस बार चुनाव में जनता ने माइंडेड दे करके साबित कर दिया कि अब ये सब नारे से सरकार नहीं चलती। सरकार चाहती है कि हमारे झारखंड का विकास हो, झारखंड अग्रणी प्रदेशों में इनकी गिनती हो, और उसी को देखते हुए झारखंड ने पूर्ण बहुमत दिया। हेमंत सोरेन के सामने बड़ा चैलेंज होगा, और झारखंड हेमंत सोरेन के सामने बड़ा चैलेंज होगा। जो हालत इस वक्त रियासत की है, स्टेट की है, उसमें हेमंत सोरेन के सामने चैलेंजेस भी होंगे, उनका इम्तिहान भी होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कोई चैलेंजेस नहीं, चूंकि हेमंत सोरेन जी के पास क्षमता है, उनके पास विजन है इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का। चूंकि 5 साल से ये जो हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत ने जो कोहरा, जो खाई पाट दिया था, जो लगता था कि झारखंड 50 साल पीछे चल गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात यकीन के साथ और विश्वास से लबरेज के साथ कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर हेमंत सोरेन अपने नेतृत्व में, गठबंधन के नेतृत्व में, उस काई को, उस कोहरे को हटाने का काम करेंगे। ठीक है, मैं इरशाद साहब आपके पास आना चाहूंगा। इरशाद अहमद साहब, कांग्रेस के लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है कि कांग्रेस अलायंस ने और इत्तेहाद ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। और खासतौर से कांग्रेस का 2014 के मुकाबले में अगर हम देखें, 2019 में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये बहुत बड़ी जीत है, और खासतौर से मुल्क का जो माहौल इस वक्त है, उसे देखते हुए इस जीत को कैसे देखते हैं इरशाद साहब? सबसे पहले तो मैं झारखंड की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि झारखंड की आवाम ने जो ये बीजेपी की जो बातें थी, खोखले वादे थे, उसको नकार दिया। और साथ में अगर आप इलेक्शन का एनालिसिस करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये इस इलेक्शन में प्रधानमंत्री जी ने 9 मीटिंग्स की वहां पे, और गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब ने 11 मीटिंग्स की। बिल्कुल। और जो अपना चीफ मिनिस्टर थे रघुवर दास जी, उन्होंने 51 मीटिंग्स की वहां पे। प्रधानमंत्री पूरी मीटिंग्स में 370, राम मंदिर, सीएए, एनआरसी यही बोलते रहे। इसका मतलब यह हुआ कि झारखंड की आवाम ने प्रधानमंत्री जी के
इस आह्वान को रोक दिया और प्रधानमंत्री जी की जो बात थी उसको नहीं माना, बल्कि उसके बदले में कांग्रेस और झारखंड और आरजेडी के लोगों ने जो वहां के लोकल मुद्दे को उठाया था, जो वहां की बेरोजगारी थी, जो वहां के जो गवर्नमेंट जॉब्स थे खाली पड़े हुए थे कई साल 5-5 सालों से, इन तमाम चीजों को उठाया और वहां की जो रियासत की जो प्रॉब्लम्स थी, वहां जो ट्राइबल्स की प्रॉब्लम है, वहां बैकवर्डों की प्रॉब्लम है, वहां जो पानी की और शिक्षा की प्रॉब्लम है, उसको उजागर किया। इससे ये बात साबित हुआ कि वहां की आवाम ने ये महागठबंधन की बातों को मंजूर ही नहीं किया, थंपिंग मेजोरिटी दी और 47 सीट जीत पाए हम लोग। लिहाजा बीजेपी को फिर से सोचना पड़ेगा कि वो इन्हीं और इरशाद अहमद साहब, कांग्रेस अभी एक खबर आई कि कांग्रेस ने अब बार्गेनिंग भी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि डिप्टी सीएम कांग्रेस को डिप्टी सीएम का ओहदा मिलना चाहिए। यानी कांग्रेस ने एक तरह से बार्गेनिंग शुरू कर दी है, क्योंकि 16 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। नहीं, बार्गेन नहीं है, वो अभी बात चल रही है, बात कुछ भी हो सकती है। खैर वो तो जो हुकूमत बनाएंगे तो बात हो जाएगी वो सब चीजें। लेकिन ये जब इलेक्शन प्री पोल अलायंस में हेमंत सोरेन जी को वहां का चीफ मिनिस्टर बनाना था और उन्हीं को पेश किया गया। आपको अंदाजा होगा जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो ये स्टेट ट्राइबल्स के लिए हुआ था अलग, लेकिन बीजेपी ने उन ट्राइबल को नजरअंदाज करके एक बैकवर्ड नेता रघुवर दास जी को बनाया। ठीक किया, लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया इस बार इसने अवाम ने कि नहीं साहब, ये रियासत जो बनी थी इसका वहां के ट्राइबल की वजह से बनी थी और वहां के ट्राइबल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लिहाजा वहां की आवाम ने जो सीएए, एनआरसी या बाकी मुद्दों को रिजेक्ट किया, साथ में वहां के जो लोकल इश्यूज थे और जो महागठबंधन के जो इश्यूज थे जिनको हमने हाईलाइट किया, उसको बहुत बखूबी मंजूर किया और थंपिंग मेजॉरिटी दिलाई। ठीक है, बाकी मैं अजय कुमार जी, वो होती रहेगी। अजय कुमार साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, एलजेपी और खास तौर से पासवान साहब को मतलब ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि वो हालात को भांप लेते हैं, जो मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है वो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं कहा जाता है। जिस तरह से एलजेपी यहां पर एक तरह से अलायंस से अलग हुई, बीजेपी से अलग होकर लड़ी, तो वाकई में नतीजा आप देख सकते हैं। पहले से उन्होंने भांप लिया था कि हालात क्या कुछ है इस वक्त। जी नहीं, देखिए, दो तीन चीजें तो स्पष्ट तौर पे दिख रही थी कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, 8 साल से सरकार थी वहां पे, तो वो अपने आप में एक सवाल था। और फिर जिस तरह से भाजपा के अंदर टूट हुई, जैसा अभी आप सरयू राय जी का बता रहे थे, इनके एक और नेता हैं जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो टूट के गए, इन्होंने हमारे भी कुछ लोगों को तोड़ा था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बता रही थी कि चीजें नियंत्रण में नहीं है, स्थितियां अपने काबू में नहीं हैं या अपने फेवरेबल नहीं है। वरना बताइए ऐसा क्या हो गया कि 3 महीने पहले 14 में से 11 सीटें, पूरा भगवा ही भगवा प्रदेश के आप नक्शे को देखेंगे, और 3 महीने के बाद आप एक एक सीटों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और फिर मैं इस जीत को गठबंधन की जीत मानता हूं। वो समय रहते गठबंधन बना पाए और इधर गठबंधन नहीं हुआ। आजसू नहीं साथ आ पाया, लोक जनशक्ति पार्टी साथ नहीं था, जदयू साथ नहीं था। तो मैं इस तरह से इस नतीजे को देखता हूं। बिल्कुल। अजय कुमार जी, क्या आपको लगता है कि जो नेशनल इश्यूज थे वो एक तरह से फेल हो गए? बीजेपी जिन नेशनल इश्यूज को लेकर गई थी, 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, या फिर इधर सीएए की हम बात करें, इन इश्यूज को एक तरह से फोकस किया बीजेपी ने। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का ये फॉर्मूला, नेशनल इश्यूज का जो फॉर्मूला था जिसे लेकर गई थी, उसे झारखंड के लोगों ने नकार दिया? देखिए, जो चुनाव के परिणाम हैं तो उसको तो ईमानदारी और साफगोई से स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां का जो स्थानीय मुद्दा था, जल, जमीन और आदिवासी, क्योंकि एक विकास की हमेशा देखिए एक विरोधाभासी चरित्र होता है। एक तरफ आप विकास करते हैं तो उसके लिए आप किसानों की जमीन लेते हैं, पेड़ पौधे काटते हैं, तो वो कहीं ना कहीं विकास की जो थ्योरी जिस पे एनडीए काम करती है उसको बड़े अग्रसर तौर से मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लागू करना चाहते थे। और उस चक्कर में आदिवासियों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनको उनके हक और हुकूक से वंचित किया जा रहा है, और इस बात को विपक्ष भुनाने में सफल रहा और परिणाम भाजपा के खिलाफ गया झारखंड में।
बिल्कुल। मैं मुमताज आलम रिजवी साहब आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि तीन सियासी पार्टियों का आपने रिएक्शन तो सुना और जाहिर सी बात है कि एलजेपी बीजेपी से अलग होकर लड़ रही थी, हालांकि नतीजे उसके लिए बहुत अच्छे नहीं रहे। मुमताज आलम रिजवी साहब, झारखंड में बीजेपी के हार के माने क्या कुछ हैं जो मौजूदा वक्त है? क्योंकि मैंने इससे पहले भी जिस तरह से मैंने अजय कुमार जी से सवाल किया था कि जो मौजूदा वक्त है कि जिस वक्त झारखंड के चुनाव शुरू हो रहे थे उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के हक में एक तरह से फैसला आता है, बहुत बड़ा फैसला होता है, और बीजेपी इस फैसले को झारखंड के पूरे चुनाव में भुनाने की कोशिश करती रही। सीएए का जो इशू है, झारखंड में चुनाव चल रहे होते हैं, पोलिंग चल रही होती है, उस बीच में यह पार्लियामेंट से मंजूर होता है। तो ऐसे में बीजेपी की हार हो जाना, शिकस्त हो जाना, इसके क्या कुछ माने हैं? देखिए, मैं एक चीज़ ये बताऊं कि जिस तरीके से शिकस्त हुई है बीजेपी की, यकीनन बीजेपी को गौर करना पड़ेगा कि मुल्क के जो मौजूदा मसाइल हैं उन पर बात करनी होगी। देखिए, महंगाई का मसला जो है वो कॉमन मसला है, पूरे मुल्क का मसला है। इसी तरीके से रोज़गार का मसला जो कॉमन मसला है, पूरे मुल्क का मसला है। सुबह मैं देख रहा था कि आज तक पर कोई बैठा हुआ कह रहा था कि दरअसल जब ये शहरियत तरमीमी कानून आया उसके बाद 3 फेज़ बाकी थे, उसमें बीजेपी की बढ़त है। मतलब इस कदर के शर्मनाक बात की जा रही। तो इसका मतलब क्या है कि राम मंदिर का इशू पुराना हो गया, 370 पुराना हो गया, ट्रिपल तलाक पुराना हो गया, तो उसका जिक्र क्यों आता रहा? कहने का मतलब ये है कि जो असल इश्यूज़ हैं वो कॉमन है। आप झारखंड की बात करें तो आप देखें, आदिवासियों का वो पूरा सूबा है, वहाँ जो मसाइल हैं, वहाँ के जो किसानों के मसाइल हैं, हाँ, वहाँ के जो हालात हैं उन पर किसी ने बात ही नहीं की। आप बताइए कि वहाँ जा कर के हमारे वजीर दाखिला कह रहे हैं कि 4 महीने में हम राम मंदिर बनवाएंगे और गगनचुंबी बनाएंगे। भाई आप बनाइए, कौन आपको रोक रहा है? लेकिन आप वहाँ जा कर के ये कह रहे हैं तो उससे होगा क्या? क्या वहाँ के किसानों के, आदिवासियों के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? तो इस किस्म की जो बातें की गई हैं, दरअसल ये उसका खमियाजा है जो बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। आप देख लीजिए कि यही चीज़ इन्होंने महाराष्ट्र में की, यही चीज़ हरियाणा में की। वहाँ भी ये कामयाब नहीं हो पाए। हरियाणा में इनको अक्सरियत नहीं मिली, वहाँ 75 के पार का नारा दिया गया था, यहाँ 65 के पार का नारा दिया गया। हाँ, लेकिन ना वहाँ जो 75 के पार जा पाए, बल्कि सिमट के और जो पहले सीटें थी उससे भी कम आए। यहाँ पे जो सुबह से कह रहे थे कम से कम हम बीजेपी बड़ी पार्टी, बड़ी, यहाँ भी दूसरे दर्जे की पार्टी हो गई। पहले जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि लोग समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि जो असल मसला है, मैं सुबह एक चैनल पे कह रहा था कि दरअसल जो मसला है, मसलन आपके अगर तकलीफ है, कोई जख्म है, तो आप सिर्फ दर्द की दवा दें और उसका इलाज न करें तो उसका नतीजा क्या होगा? वही सूरत हाल है कि आप जज्बाती इशूज को लेकर के चाहते हैं कि हुकूमत हमारी बन जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। आप जीडीपी, आप ये समझ रहे होंगे कि गांव के लोग जीडीपी क्या समझेंगे साहब, गांव के लोग महंगाई क्या समझेंगे जब बात नहीं होगी, लेकिन सब समझ रहे हैं कि आप रेलवे का टिकट बढ़ता जा रहा है, पेट्रोलियम हमारा बढ़ता जा रहा है, प्याज 200 रुपए किलो बिक गई। तो आप क्या समझते हैं कि अगर न्यूज चैनल पे चीजें नहीं दिखाई जाएंगी, उन पर डिबेट शाम 6 बजे नहीं होगी, तो कोई उसको जानेगा ही नहीं। खूब लोग समझते हैं, उसी का ये नतीजा है कि जितने जज्बाती इश्यूज थे, और अब भी बीजेपी के पास वक्त है कि तमाम जज्बाती इश्यूज आज जो नतीजे आए, इसमें कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों की नाराजगी भी सरकार के तय एक तरह से जाहिर हो रही है। इस बीच मेरे साथ बीजेपी लीडर महेश वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है जी। मुमताज आलम रिजवी साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं महेश जी के पास जाऊंगा। जी 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 मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को और मोदी गवर्नमेंट को ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए कि लोग बातों को नहीं समझते और टीवी पे जो दिखाई देता है वही हकीकत है। इससे निकल करके उनको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा और ये आंख खोलने वाला नतीजा है
कि बीजेपी दूसरे नंबर पर आ गई, जबकि नारा दिया गया था कि 65 के पार। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बिल्कुल आप देखिए कि वजीर आजम ने 9 मीटिंगें, छोटा सा 81 सीटों का सूबा है, 9 मीटिंगें। बिल्कुल जाहिर सी बात है, होमवर्क बहुत किया गया और दिल्ली से भी बहुत मेहनत की गई। अमित शाह जी, मोदी जी, सबने बहुत मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी थी। इस बीच मेरे साथ फोन लाइन पर दिवाकर तिवारी जी, झारखंड न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ हैं, बहुत उन्होंने करीब से चुनाव को देखा है, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिवाकर तिवारी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज 18 उर्दू में। दिवाकर तिवारी साहब, मैं सिर्फ बहुत मुख्तसर में आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक तो हेमंत सोरेन, या यूं कहें कि जो जेएमएम अलायंस था, उसके जीत के फैक्टर आप किस तरह से देखते हैं, और रघुवर दास के हार के अगर हम फैक्टरों की बात करें तो उन्हें किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जो गठबंधन बना, गठबंधन तैयार हुआ, उसका एक परसेप्शन बना और कैंपेन तक ड्राइव हुआ, और उसमें कहीं न कहीं भूमिका है कांग्रेस के इंचार्ज है जो आरपीएम थी, उन्होंने एक बड़ी भूमिका, और उनका जो बेहतर प्रबंधन है और कुशल प्रबंधन है, उसमें जीत मिली। और सीधे हम आपको आरपीएम की अखरी आवाज होगी, हम उससे सीधे जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आरपीएम की हमारे साथ है, उनसे सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल आरपीएन जी, न्यूज 18 में आपका बहुत इस्तकबाल है, न्यूज 18 उर्दू में। आरपीएन जी, आज बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस का। मेरा सीधे सीधे सवाल यही है कि एक तरफ मुल्क के आप हालात, मौजूदा हालात देख लीजिए, आज पूरे मुल्क में एक तरह से और खासतौर से मुसलमान या माइनॉरिटीज में सीएए को लेकर नाराजगी, और ऐसे में कांग्रेस के हक में या जेएमएम का जो अलायंस है उसके हक में इस तरह का नतीजा आना, इसे किस तरह से देखते हैं आरपीएन जी? देखिए, जो मुद्दे देश के हैं साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे देश के हैं, बेरोजगारी की, भुखमरी के, भ्रष्टाचार के, मंदी के, अलगाववाद के, इनमें ये इस तरह की राजनीति, और मुझे बहुत दुख साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इस इलेक्शन में किया अलगाववाद के लिए, वो मैं समझता हूँ इतने बड़े पदों पर बैठकर किसी व्यक्ति को उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब एनआरसी और सीए लागू की और उन्होंने उसी पे चर्चा की, और 5वें फेज में मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, उन्होंने उसी का प्रयोग किया। उस 5वें फेज में कांग्रेस और जेएमएम, जहां जहां इन्होंने उसका प्रयोग किया, वहां वहां कांग्रेस की जीत और जेएमएम की वहां हमें जीत हुई है। तो देश की जनता ने भी उनको साफ तौर से जवाब दिया है। बिल्कुल आरपीएन जी, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार का जो कामकाज, क्या वो एक बड़ा फैक्टर नहीं बना? अगर दिल्ली में मोदी सरकार का जो कामकाज है वो एक तरह से बड़ा फैक्टर नहीं बन पाया झारखंड में? नहीं, देखिए, कौन सा कामकाज है साहब? मैं तो साफ कहता हूँ कि मंदी प्रधानमंत्री मानते ही नहीं, बेरोजगारी मानते ही नहीं, किसानों आत्महत्या कर रहे मानते ही नहीं। झारखंड के भी मुद्दे हैं, देश के भी मुद्दे हैं। जब तक आप छोटे दुकानदार रो रहे हैं, ये जो मुद्दे झारखंड के हैं और देश के हैं, इन मुद्दों को अभी स्वीकारती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी, तो इसमें सुधार कैसे होगा? हमारा देश महान है, पर जो इनकी नियत और नीति इन 6 सालों में रही है, ये देश जिस तरफ बढ़ रहा है, वो हम सब देशवासियों के लिए चिंतन करने के लिए। बिल्कुल आरपीएन जी, मेरा एक आखिरी सवाल, एक खबर अभी थोड़ी देर पहले आ रही थी कि कांग्रेस ने डिप्टी सीएम के ओहदे की मांग की है। नहीं, हमने अभी कोई भी चर्चा, जहां तक पदों को लेकर हुई है, कहीं भी हमने कोई चर्चा अभी नहीं हुई। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा और वो ही इस पर कोई चर्चा करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आरपीएन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। महेश जी, आप आरपीएन सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने इस चुनाव में कांग्रेस के लिए और इस पूरे अलायंस के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुल्क के अवाम के सामने, और खासतौर से उन्होंने कहा कि झारखंड के अवाम के सामने जो इश्यूज थे, चाहे महंगाई की बात करें या दूसरे जो रीजनल जो इश्यूज थे, उस पर कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी थी, और वो नाराजगी आज रिजल्ट में साफ नजर आ रही है। देखिए साहब, वो आरपीएन सिंह जी ने जो है ना, इस नतीजे से आगे की बात नहीं कही। उन्होंने अपनी बात को वहीं तक सीमित रखा जहां तक वो अभी तक बधे हुए थे, या ये कह लीजिए कि नतीजे के बाद जो एक जो उनको कहना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर सरकार की गठन होगा तो किस तरह से होगा, प्राथमिकता होगी तो क्या होगी। उन घोषणा पत्र में जो जेएमएम ने
जेएमएम ये कह रहा है कि हम 70% आरक्षण के साथ जो है झारखंड चलाएंगे, 75% आदिवासियों को जो है वो सब चीजों पे अधिकार दे देंगे। अब इस तरह के बहुत उसमें लोक लुभावन जो नारे और वादे और इरादे जाहिर किए गए हैं जो मैनिफेस्टो में, इसी प्रकार से जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें जो चीज कहा गया है उसके उलट कहा गया है। होने जा रहा है, ये तो अब शुरुआत होने जा रही है महेश जी। ये तो आरपीएन सिंह जी से अलायंस की तो शुरुआत होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूं आपके फेलियर की, मैं बात कर रहा हूं बीजेपी कहां पर फेल हो गई। क्या राम मंदिर का इशू हो, 370 का इशू हो, सीएए का इशू हो, क्या ये सब नकार दिए झारखंड के लोगों ने? नहीं, हम फेल जहां पर हुए हैं उस पे तो मंथन होगा, चिंतन होगा और हम उसको निश्चित रूप से रिड्रेसल भी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इनके जो छल प्रपंच, इनके जो हथकंडे थे, इन्होंने जिस प्रकार से मतलब झूठ फरेब के साथ अपनी चीज़ों को रखने की कोशिश करी, जैसे 5,000 रुपया हम ग्रेजुएट को देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब चीज़ें जो इनके प्रोपगंडा थे, इनके जो झूठ फरेब थे, हम उसको अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाए, एक्सपोज नहीं कर पाए। और जो मैनेजमेंट अभी तो सरकार बनी भी नहीं, आप पहले से झूठ फरेब कहने लगे हैं। अभी नहीं, ये तो घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, काम होगा। आप देखिए ना, मतलब किस प्रकार से 72,000 रुपए देने का वादा कर रहे हैं। एक तरफ आपके पास क्या संसाधन है? काम था महेश वर्मा जी, एक तरफ बीजेपी का 5 साल का, रघुवर दास जी का 5 साल का काम था, और दूसरी तरफ सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उस पर एक तरह से जो वहां के वोटर थे वो उन्हें यकीन हो गया। 5 साल की सरकार पर यकीन नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूं, हमें अपनी मैं अभी आपने बीच में नहीं बोलने दिया, वो सेकंड चीज में वही मैं बोलता आपको कि भाई हम जो है अपनी जो हमारी कामयाबी है या उपलब्धि है या जो हमने सरकारी या जो हमने जनहित में कार्य किया है उस चीज को भी हम अच्छे तरीके से शायद जनता तक नहीं ले जा पाए या नहीं कह पाए, उसका भी एक नतीजा हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि देखिए बीजेपी जो है वहां पर जिस प्रकार से हमने एक अलायंस के साथ जो हमारा एक जो डिवीजन ऑफ वोट हुआ, डिवीजन ऑफ वोट बीजेपी का हुआ है वहां पे, कांग्रेस और जेएमएम या आरजेडी का नहीं हुआ है। जो डिवीजन ऑफ वोट हुआ वो बीजेपी का हुआ। आज अगर उन वोटों को कहीं जो हमारे अलायंस है या जो हमारे निर्दलीय है, जैसे अब सरयू राय जी हैं, उन्होंने वो लड़े तो उससे जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। इसी प्रकार से अन्य जो हमारे घटक दल थे उनके तो लड़ने से या हमारे बागियों के जो अलायंस पार्टियां थी उन्हें अपने साथ नहीं रख पाए, ये तो फेल्योर है ना बीजेपी का, ये तो आपका ही फेल्योर है। मुझे छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेना है। मुमताज अहमद साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। लाडले खान आप भी वेट कर रहे हैं। अजय कुमार जी, मैं ब्रेक के बाद आप सभी के पास आता हूं। छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि झारखंड के चुनाव के जो नतीजे आए हैं ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबक है। छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर हम लौट कर आते हैं। तो आज प्राइम डिबेट पे हम झारखंड चुनाव के नतीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वाकई में बीजेपी सरकार की ये नाकामी है, फेलियर है, जिसकी वजह से इस तरह की शिकस्त का सामना करना पड़ा, या फिर जो इलाकाई इश्यूज थे, मसले थे, वो एक तरह से बीजेपी झारखंड में नहीं उठा पाई, जिसकी वजह से उसे इस शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा हेमंत सोरेन के सामने या जो नई सरकार आएगी उसके सामने भी बहुत से चैलेंजेस होंगे। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट पे बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय कुमार जी, ब्रेक पर जाने से पहले महेश वर्मा जी कह रहे थे, शायद वो डिबेट से अब चले भी गया, उन्हें कहीं जाना था। अजय कुमार जी, महेश वर्मा जी ने एक बात कही कि जो हमारे सहयोगी थे उन्होंने एक तरह से साथ नहीं दिया, जो अलायंस पार्टियां थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग हो गई, और नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को शिकस्त और हार का सामना झारखंड में करना पड़ा। देखिए, अगर महेश वर्मा जी ऐसा सोचते हैं और उन्होंने ये आकलन किया है तो दुरुस्त आकलन है। भाजपा आला कमान को भी इस बात पे विचार करना चाहिए, क्योंकि एक सवाल तो है ही अभी गठबंधन के सामने कि जो गठबंधन का साइज है वो लगातार घट रहा है। अभी टीडीपी बाहर गया, अभी असम गण परिषद बाहर गया, अभी यहाँ से आजसू बाहर गया, शिरोमणि अकाली दल भी बाहर जा चुका है। तो ये एक मौजूद सवाल है। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल है कि चलिए चुनाव के परिणाम तो आ गए, जनता ने अपना मत दे दिया और जनता ही इस
लोकतंत्र में सबसे ऊपर है और उसके मत का हम सम्मान करते हैं। और हम झारखंड की जनता को बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने हमें 5 साल सेवा करने का मौका लिया। लेकिन मेरी चिंता का सबब ये है जनाब कि देखिए, ये शिवसेना के साथ कांग्रेस का एक गठबंधन महाराष्ट्र में है, जहां सावरकर पे शिवसेना क्या सोचती है और ये क्या सोचते हैं। उधर कमलनाथ जी स्थानीय लोगों को ही रिजर्वेशन देके मध्य प्रदेश में रखना चाहते हैं। इधर जो जेएमएम का घोषणा पत्र है उसमें कहा गया है कि 75% आरक्षण होगा स्थानीय लोगों के लिए। तो इस विपरीतार्थक बातों में कांग्रेस सब जगह गठबंधन में है, तो क्या वो इस बात का समर्थन करती है कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे कि हाँ, राज्य का मतलब अब स्थानीय निवासी होगा? तो ऐसी स्थिति में दिल्ली का चुनाव अभी आने वाला है, तो क्या यहाँ से बिहारियों को और पूर्वियों को भगाया जाएगा जैसे बंबई से भगाया जाता है? वहां शिवसेना भगा रही है और कांग्रेस उनके साथ है। तो यहाँ जो भी कांग्रेस के लोग आपके पैनल पे हैं या जो उनकी समर्थक पार्टियां हैं या बतौर पत्रकार, मेरी चिंता तो यहाँ है कि प्रगति और विकास, जो जल जंगल और जमीन की बात शुरू हुई जिस पे जनता ने अपना मतदान दिया, वो तो पहले दिन से ही एजेंडे से गायब दिखता है। इरशाद अहमद साहब, मैंने पहले भी कहा था कि अब नई सरकार बन रही तो लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं, और जो बात अजय कुमार जी उठा रहे हैं कि डेवलपमेंट के नारे के साथ पार्टियां आती तो जरूर है, खासतौर से उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया है, उन्होंने मिसाल मध्य प्रदेश की दी है या फिर महाराष्ट्र की दी है। क्या वाकई में लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर कांग्रेस या उसकी जो इत्तेहादी पार्टियां वो खरी उतरेंगी? बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पर भी आयद होती है। 100% उतरेंगे। उनको अजय जी को नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में 90 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया था। वहां के जो वादे किए गए वो सब वादे पाइपलाइन में हैं और अच्छे काम किए जा रहे हैं। ये बताइए कि जब ये शिवसेना बीजेपी के साथ रहती है तब तो ये बिहारियों और ईस्टर्न यूपी के लोगों के लिए ठीक हो जाती है, बीजेपी है उनके इलाज के लिए। जब वो बाहर होती है तो वो बहुत खतरनाक हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी झारखंड का इलेक्शन हुआ है उसमें 2 फैक्टर्स और थे। एक फैक्टर ये था कि साहब 81 सीट के लिए इन्होंने 5 फेज में इलेक्शन किया और इतना लंबा इलेक्शन को कर दिया। और दूसरा अगर आप गौर करेंगे वहां तो पूरे हिंदुस्तान में जो रिपोर्टेड मॉब लिंचिंग है वो 44 है, उसमें से 17 झारखंड में है। इसका मतलब वहां की हुकूमत जो थी, रघुवर दास जी की हुकूमत जो थी, वो बहरी होके एक मजहब के लोगों को कुचल रही थी मॉब लिंचिंग के नाम पे। यानी कि मई 2015 से लेके दिसंबर 2018 तक 44 मॉब लिंचिंग पूरे हिंदुस्तान में रिपोर्ट की गई है, अनरिपोर्टेड अलग है। उसमें से 17 जो है वो झारखंड के अकेले हैं। और तबरेज के बारे में कहा गया है कि अगर उस वक्त उसको सही से इलाज का इंतजाम कर दिया गया होता, जब वो पुलिस की हिरासत में आ गया था, तो जिंदा बच सकता था। लिहाजा वहां की आवाम ने मॉब लिंचिंग और मजहब के नाम पर जो बोल रहे थे, कर रहे थे, ये उसको पूरी तरह रिजेक्ट किया। साथ में जिस तरह उन्होंने वहां के आदिवासियों को और दलितों को परेशान किया, उससे भी लोग बहुत ही नाराज थे। साथ में चौथा फैक्टर ये था कि वहां के जो सरयू राय जो बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार है ये रघुवर दास की। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से वहां की आवाम ने इस सरकार को बाहर कर दिया, और ऐसा बाहर किया कि अब 47 सीट दिया है इस महागठबंधन को। तो अब ये महागठबंधन जरूर काम करेगी। हमने महागठबंधन के अंदर जो वहां के जो लोकल इश्यूज थे उसी पे बात की, हमने बात ही नहीं की इधर उधर की। जबकि हमारे वजीर आजम और जो होम मिनिस्टर है उन्होंने वहां जाके दूसरी बात ही नहीं की, सिर्फ राम मंदिर, 370, CAA, NRC इसी का जिक्र करते रहे। और वहां के तो यानी कि जो नेशनल एजेंडा इनके पास, बीजेपी सरकार के पास है या बीजेपी के पास है या RSS के पास है, उसको बाज़ाब्ते तौर से झारखंड की आवाम ने मतलब झारखंड के लोगों के क्या कुछ मसले थे उस पर एक तरह से फोकस बीजेपी नहीं कर पाई। मैं लाडले खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। लाडले खान साहब, जिस तरह से इरशाद अहमद जी कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ा इशू, झारखंड का बहुत बड़ा इशू रहा है, या यूं कहा जाए कि झारखंड में मुसलमान, ईसाई और दलितों को बहुत परेशान किया गया, पिछले कुछ सालों में बहुत परेशानियों का सामना रहा। अब नई सरकार से इन लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी।
देखिए, निश्चित तौर पे जहां मॉब लिंचिंग की बात थी, चूंकि इंसान इंसान का खून करे और इंसानियत का कत्लेआम हो, मैं आपको बताता हूं कि जो दूसरे जाति के लोग भी थे, जो हिंदू समाज के लोग भी थे, उनको भी इस बात का मलाल था कि ये सरकार के देखरेख में ऐसी हत्याएं हो रही है। इनके केंद्रीय मंत्री जेल से छूटा हुआ अपराधी जो मॉब लिंचिंग का अभियुक्त है, उसको माला डालते हैं। तो हिंदू समाज के लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे कि ये सरकार को जाना चाहिए, और ये सही समय का इंतजार कर रहे थे कि आने वाला जो 2019 का चुनाव है, उसमें इस गूंगी बहरी और अहंकारी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जनता ने आज मुंहतोड़ जवाब दिया है। और मैं बता दूं कि कोई चैलेंजिंग नहीं है, यहां विकास के तमाम रास्ते खुलेंगे और सबको एक नजर से देखा जाएगा। और यहां पे काफी चुस्त दुरुस्त झारखंड मॉब लिंचिंग की एक तरह से फैक्ट्री बन गई है। झारखंड की अगर बात करें तो मॉब लिंचिंग की फैक्ट्री बन गई है। मुल्क में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग के वाकये हुए हैं। क्या यह सरकार उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाएगी? निश्चित तौर पे हम लोग बात करेंगे सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन जी से, और गठबंधन के तमाम जो मंत्री होंगे उन लोगों से बात करेंगे कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कि मॉब लिंचिंग रुके और सीधे तौर पर उसे फांसी हो, वैसे लोगों को फांसी हो। और हम लोग ये बात जरूर कहेंगे मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद। ठीक है, मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुमताज आलम रिजवी साहब, जो बात अजय कुमार जी कर रहे थे, कुछ तशवीश जाहिर कर रहे थे कि सरकारें तो आती हैं, बड़े बड़े वादे जरूर करती हैं, लेकिन उन वादों पर सरकारें एक तरह से नाकाम हो जाती, काम नहीं कर पाती हैं। दूसरा इशू, अगर मॉब लिंचिंग की हम बात करें, झारखंड में मॉब लिंचिंग के बहुत ज्यादा वाकयात पेश आए। क्या यह फैक्टर भी एक तरह से रघुवर दास के अगेंस्ट गया? कहीं ना कहीं इस पर भी एक लोगों में नाराजगी थी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है हुरैरा साहब कि जब ये मॉब लिंचिंग हुई, ख़ास तौर से अभी जो तबरेज़ वाली हुई थी, तबरेज़ अंसारी वाली, उससे पूरा झारखंड बदनाम हुआ है और पूरे दुनिया में उसकी न्यूज़ चली, तो उससे एक नाम ख़राब हुआ। तो झारखंड के लोग जो अपने आप को समझते हैं, क्योंकि अभी बहुत बड़ी उम्र झारखंड की नहीं है, तो इसलिए वो इस कदर से बदनाम हुआ। और चूंकि वो लोग खुद बाहर जाते हैं, तो शायद उनको लगा होगा कि ये अच्छा नहीं है, और इसीलिए एक फैक्टर ये बिल्कुल था, क्योंकि मॉब लिंचिंग जितनी झारखंड में हुई है उतनी किसी सूबे में नहीं हुई है, और छोटा स्टेट है, तो मैं समझता हूँ कि ये फैक्टर काम किया है। नंबर 2 कि जहाँ तक ये कि जो वादे किए हैं, तो ये कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? इनको हक क्या है पूछने का? क्या इन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे किए? क्या इन्होंने जो वायदे किए थे, अगर वायदे पूरे किए होते तो क्या झारखंड में इनकी शिकस्त होती? और रघुवर दास खुद क्या हारते? और सिर्फ यही नहीं, स्पीकर की शिकस्त हुई है, इसके अलावा इनके कई वज़रा हार गए हैं। तो ये हार क्यों हुई है? क्यों हुई है? क्या इन्होंने वायदे पूरे किए थे? अभी तो इनकी हुकूमत नहीं बनी, अभी तो इन्होंने हलफ भी नहीं लिया, और आप हिसाब मांगने बैठ गए। बिल्कुल। मैं अजय कुमार जी, एक चीज आज मैं कांग्रेस के वादे नहीं पूरे किए, जनता ने हमें आड़ा दिया। जी नहीं, अजय कुमार जी, आज मैं कांग्रेस के एक लीडर को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का नए बिल लाने का नतीजा है जो इस तरह की शिकस्त झारखंड में हुई है। और अजय कुमार जी, हमने भी देखा कि बहुत से ऐसे बिल होते हैं जो बीजेपी लेकर आती है, उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो अलायंस पार्टियां हैं, वो सहमत भी नहीं होती हैं, मुत्तफिक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो उस पर आगे बढ़ जाते हैं। और CAA का बिल जो है वो इसकी एक मिसाल है, 3 तलाक वाला मामला है वो एक इसकी मिसाल है। क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है? नहीं, देखिए एक कहावत है हिंदी की, हारे को हरि नाम और जीते को सलाम। तो अब तो ये जीते हुए हैं ना, तो ये अपनी बताएं ना, ये क्यों ये कह रहे हैं कि कौन सा बिल आया जिस पे हम साथ थे, हम साथ नहीं थे, हम केंद्र में क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे। अभी तो इनकी कहानी शुरू भी नहीं हुई है।
अभी तो ये बताए ना कि ये जो विरोधाभास का गठबंधन बनाया है, वो कहते हैं ना उर्दू में एक शेर है, ये नया शहर है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो ये बिना दिल मिले जो हाथ मिलाया गया है, जो अवसरवाद की राजनीति है, वो कितने दिन चलेगी? और कांग्रेस का इतिहास सबको मालूम है कि किस तरह से वो गठबंधन को चलाती है, चाहे वो देवगौड़ा की सरकार हो, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार हो, चाहे वो चंद्रशेखर की सरकार हो। पूरा देश जानता है इनका इतिहास गठबंधन का और इनका चरित्र। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत खुश हो रही है, गठबंधन का ये फायदा तो हो रहा है कि वो एक के बाद एक कई स्टेट पे शिकस्त देते चले जा रहे हैं। चाहे आप महाराष्ट्र की मिसाल ले लीजिए या झारखंड की मिसाल आपके सामने, इससे पहले कर्नाटक आपके सामने था जो आज। हाँ, तो अब आपने सच्चाई कबूली, अब आपने सच्चाई कबूली। ये गठबंधन जनता की सेवा के लिए नहीं बना है, ये गठबंधन विचारों के आधार पे नहीं बना है, ये गठबंधन राजनीति का जो सरोकार है उसके लिए नहीं बना है, ये हमको शिकस्त देने के लिए बना है, अवसरवादिता का गठबंधन है। नहीं तो इसमें आपकी शिकस्त का, आप तो झारखंड में अलग हो गए। नहीं, आपने भी तो अवसरवादी जैसा ही काम किया ना। अजय कुमार जी, अजय कुमार जी, नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ चले? नहीं, हमने आप तो देखिए, आप तो कह रहे हमने कौन सा अवसरवादी काम किया? झारखंड में कब हमारा गठबंधन था भाजपा से? आप बताइए। हमारा गठबंधन बिहार में है, हमारा गठबंधन केंद्र में है। कभी बीजेपी ने कहा कि हम उनके गठबंधन के हिस्से हैं। इरशाद अहमद साहब, जो बात अजय कुमार जी कह रहे हैं कि ये मौका परस्ती के सभी अलायंस हैं, चाहे झारखंड में हो, लेकिन कर्नाटक में ये सब मौका परस्ती की एक तरह से इत्तेहाद है। अपना काम पार्टियां निकालना चाहती हैं। लोगों के मफाद के लिए, लोगों के फायदे के लिए इत्तेहाद नहीं होते। इरशाद साहब, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का अलायंस पुराना अलायंस है, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस पुराना अलायंस है। लिहाजा कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस बहुत पुराना अलायंस है। और ये अलायंस जब बना तो प्री कोर अलायंस था कि साहब हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर होंगे, लिहाजा इसमें कोई अवसरवादी नहीं है। और जहां तक ये मैं कहना चाहता हूं ये कि अभी तो हुकूमत बनी भी नहीं है, फॉर्म भी नहीं हुई, अभी जीते हैं सिर्फ, अभी से हिसाब किताब मांग रहे हैं आप। आपने 5 साल में आपकी जो बीजेपी की सरकार थी वहां पे क्या किया है पूरी जनता को मालूम है। अब मैं नहीं कहता हूं, आपके सरजू राय खुद कहते हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार थी ये आवाम के काम करती नहीं थी। लिहाजा किसी तबके के, आवाम के किसी तबके के लिए काम नहीं किया इस पार्टी ने। और इसीलिए, और जब उसके जो राष्ट्रीय नेता है वो स्टेट के जो इश्यूज है, रियासत के जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको बात करने के बजाय आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक और बाकी इशू पे बात करते रहे। लिहाजा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी, बीजेपी की, उनकी इश्यूज, उनकी बातों को भी ठुकरा दिया लोगों ने, और इनके जो कारनामे थे, इनके काम थे, उनको भी ठुकरा दिया लोगों ने। तो वहां की आवाम ने सिर्फ रियासत के हुकूमत को रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने रिजेक्ट किया है जो मोदी सरकार के कारनामे है, उनके बिल है सीए या एनआरसी, उसको भी रिजेक्ट किया है। मैं लाडले खान आपके पास आना चाहूंगा। लाडले जी, क्या लगता है कि अब रघुवर दास झारखंड में जाहिर सी बात है उनका सीएम बनना तो तय है, जो पूरा हंगामा पूरे मुल्क में चल रहा है इस वक्त शहरियत तरमीमी कानून को लेकर, प्रियंका गांधी राजघाट पे बैठे हैं। अजय कुमार जी सर, बाकी जगह हराने के लिए बैठे हैं, घाट पे इसलिए बाकी जगह हराने के लिए बैठे हैं। पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, पूरे मुल्क में शोर मच रहा है, हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। हाँ, लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए राजघाट के लिए जिम्मेवार कौन है वो भी बताइए। इसलिए राजघाट पे बैठे हैं। सरकार है और कौन होगी? हाँ, तो कौन मरवा रहा है? कौन मरवा रहा है वो भी बताइए ना। आप ही जालिम, आप ही हत्यारे, आप ही जज सरकार, बीजेपी सरकार ने आप ही मरवा रहे हैं। कौन मरवा रहा है? किसने मांगा? किसने मांगा? अजय कुमार मैं मुमताज साहब आपके पास कह रहा हूं, अजय कुमार जी आपके पास कि हेमंत सोरेन अब आएंगे और ऐसे में सीएए का इशू चल रहा है। क्या सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त, सबसे बड़ा जो इम्तिहान होगा हेमंत सोरेन के सामने वो यही होगा कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल में या दूसरी जो नॉन बीजेपी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है एनआरसी को और सीएए को, क्या हेमंत सोरेन भी इसे रिजेक्ट करेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने चुनावी सभा में भी इस बात को कहा था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है ये जो केंद्र की सरकार है कि जो लोग बंटवारे के समय स्वेच्छा से भारत रह गए और जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, तो अब यहां के लोगों को नागरिकता बताने की जरूरत पड़ रही है और ये बोलते हैं कि हम उनको ला करके यहां का नागरिकता देंगे। अरे कितना तमाशा करोगे यार, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश को पता है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। लगातार मंदिर मस्जिद गाय मॉब लिंचिंग यही इनके इशू हैं। और झारखंड में तो जनता ने जवाब दे ही दिया। अब आहिस्ते आहिस्ते आप देखिएगा तमाम स्टेट इनसे खिसकेगा और जब लोकसभा का चुनाव आएगा इनकी सरकार भी जाएगी। मुमताज आलम रिजवी साहब, आप सर्वे करा लीजिए। मुमताज आलम रिजवी साहब, इनके मुमताज आलम अगर सिर्फ 2019 की हम बात करें, क्योंकि 2019 अब 10-15 दिन का और मेहमान है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, नया साल आएगा। लेकिन 2019 की अगर हम बात करें तो 5 रियासतें बीजेपी से एक तरह से छिन गई हैं और बीजेपी के साथ जो उनके साथी, जो उनकी सहयोगी जो पार्टियां हैं, अलायंस जो पार्टियां हैं, वो भी अब एक तरह से आंख दिखाने लगी हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उसकी पॉलिसी है कि नेशनल इश्यूज को उठाना, कहीं ना कहीं लोग उसे पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं देखिए हुरैरा साहब, दरअसल बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होता है मैं आ रहा हूं अजय जी, मैं काम करती है और आप देख लें कि जो वायदे किए थे 5 साल में वो वायदे पूरे नहीं हुए। चाहे वो रोजगार का मसला हो, जीडीपी हमारी जो है वो 4.5 पे पहुंच गई है। लोगों की तिजारत जो है वो खत्म होती जा रही है, सनतें खत्म होती जा रही हैं, बैंक जो है बैंक करप्सी हो रही है। आप हाहाकार मचा हुआ है। आप बताइए 200 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, हाँ, चीनी की कीमत बढ़ती जा रही है, सब्जी महंगी होती जा रही है, उस पर बात नहीं हो रही। पेट्रोल कितना महंगा हो गया और हमारा जो रुपया है वो कितना कमजोर हो गया। तो ये इस पे बात अगर टीवी पे नहीं होती, मैं वही कह रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं। हाँ, किराए में इस कदर से इजाफा होता चला जा रहा है, तो इसकी तरफ तो काम नहीं हो रहा है, ना इसकी तरफ बात की जा रही है। तो बात क्या की जा रही है? 370 पे बात की जा रही है, जो ट्रिपल तलाक पे बात की जा रही है। आप ये समझ लीजिए एनआरसी और ये और खुश होकर के कि हम लिबास के जरिए पहचान लेंगे। तो अब लोग तो कह रहे हैं कि लिबास तो मोदी जी भी पहनते हैं, कुर्ता पैजामा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, वो भी सदरी पहनते हैं, तो कैसे आप पहचान लेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि इस किस्म की जो बातें की जाती हैं और ये समझा जाता है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। जिनके घर में राशन नहीं है, जो लोग भूखों मरने लगे, तो क्या उस चीजों को समझेंगे नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है? तो गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है कि ठीक है आपका एक नजरियाती काम है वो आप करें, ठीक है आपकी हुकूमत, लेकिन जो बुनियादी काम है हुकूमत के, उस पर भी तो आप काम करेंगे। आप बताइए कि हर महकमे से लोग नौकरी देने की तो छोड़ दीजिए, लोगों को निकाला जा रहा है नौकरी से। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप बताइए। रेलवे की जो हालत हो गई है, अभी ये ऐलान कर दिया गया है, ये कहा गया, खबर आई है कि 3 साल के बच्चे का भी अब टिकट लगेगा। आप बताइए कि ये एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म था, रेलवे एक ऐसी जगह थी जहां गरीब से गरीब, चाहे वो लटक करके जैसे तैसे खड़े होकर के सफर तो कर लेता था कम पैसे में, लेकिन उसका भी किराया जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है और उस पर बात नहीं हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका असर सूबाई इंतखाबात पड़ता है। इसके अलावा फिर किसानों की खुदकुशी, आप महाराष्ट्र में ये क्यों हो गया? मध्य प्रदेश में जो इनकी शिकस्त हुई और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में शिकस्त हुई, वो मसला किसानों का था। वहां पे किसानों पे जिस तरह से हमले हो रहे थे, तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को अभी भी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 19 खत्म हो रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 में भी दिल्ली का इलेक्शन है और इसके बाद बिहार का इलेक्शन है। बिहार झारखंड मिला हुआ है। अब इनको चाहिए कि जो असली इशू हैं, जो असल मसाइल है, उस पर काम करें, वरना अब बिहार में भी शिकस्त होगी और दिल्ली में तो होगी ही। तो इनको कम से कम ऊपर बात ऐसी नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें आपका एजेंडा है, आप उस पर काम कीजिए, लेकिन जो अवामी मसाइल है उस पर भी काम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, झारखंड की मिसाल हमारे सामने है। वहां पर जो टाइमिंग है, मुमताज आलम रिजवी साहब, यह भी देखना जरूरी है। एक तरफ शहरियत तरमीमी कानून सीए का मसला बिल्कुल चल रहा है, चुनाव चल रहा है, उस बीच में आता है, उससे ठीक पहले राम मंदिर के इशू पर एक तरह से बड़ा फैसला आता है।
तो टाइमिंग भी आप देखिए और उसके बाद ये नतीजा देखिए। मैं अजय कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय कुमार जी, सर, बीजेपी बार बार कहती थी कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान, कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आज कांग्रेस के एक लीडर ने बयान दिया है कि अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अजय कुमार जी, देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा और बड़ी ही मतलब नम्रता और विनम्रता से कहना चाहूंगा। पहली बात तो जीते हुए साथियों को बधाई है। दूसरी बात, वो हमारी उल्टी गिनती, अभी उनकी सांसें जुम्मा जुम्मा चलनी शुरू हुई हैं। इस पे वो कहते हैं ना, दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है, वो बड़े बड़े सपने न देखें। इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आज एक क्षेत्रीय पार्टी की पिछलग्गू बनी हुई है। यहाँ झारखंड में, वहां शिवसेना के तरले चाट रही है। और जो मैं अपने लिए कहना चाहूंगा, अपने गठबंधन के साथियों के लिए कहना चाहूंगा, वो ये है कि रिवायत तो ये नहीं कि पढ़ी किताब दोबारा पढ़ी जाए। रिवायत तो ये नहीं कि पढ़ी हुई किताब दोबारा पढ़ी जाए। हम जिंदगी के सबब से रोज सीख नया लेते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं तो इससे क्या सबक लिया अजय कुमार जी? इससे अब झारखंड की जो शिकस्त हुई, इससे क्या सबक ले रहे हैं? नहीं, सबक लेना है कि सबक, हाँ जी, सबक ये लेना है गठबंधन की समीक्षा। सबक ये लेना है कि जो मुद्दे थे, जनता जो हमसे चाहती थी, उसकी अपेक्षाओं पे नहीं उठना, उनकी समीक्षा। आने वाली, देखिए, एक झारखंड के चुनाव पे आप पिछले 3 महीने पहले की हमारी प्रचंड बहुमत को नकार नहीं सकते। दूसरी बात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार हुई थी। से चले गए, किसानों का मसला, सिर्फ 2019 में 5 किसान का मसला था, हमने उस पर कार्रवाई की, जनता ने फिर हमें आशीर्वाद दिया। जनता ने हमें फिर आशीर्वाद दिया। अगर झारखंड में जनता हमसे नाराज हुई है, हम उसके नजदीक जाएंगे, हम उससे संवाद कायम करेंगे। जनता, हमें पूरा यकीन है, हमें फिर से आशीर्वाद देगी। मैं इरशाद साहब आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले लाडले खान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी के शेर का जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अजय जी के शेर का जवाब दूंगा। जी जी, जवाब दीजिए। अजय जी ने एक शेर पढ़ा था जी, और आज भी ये दावा करते हैं कि बड़ा हम लोग ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। उसी पे शायर बोलता है कि चमन को सींचने में पत्तियां तो कुछ झड़ गई होंगी। चमन को सींचने में पत्तियां तो कुछ झड़ गई होंगी। यही इल्जाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का। क्या बात, यही इल्जाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का। चमन को रौंद डाला जिसने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं अब चमन की रहनुमाई का। क्या बात है, बहुत खूब। इन लोग तो चमन को रौंद डाला, अब किस बात की रहनुमाई की बात करते हैं? ठीक है, मैं इरशाद साहब आपके पास आना चाहूंगा। इरशाद साहब, अजय कुमार जी ने अभी खुद कहा कि अब अजय कुमार जी ने अभी खुद कहा कि अब वक्त आ गया कि जो गठबंधन, जो अलायंस है, उस पर अब बैठकर फिर से बात की जाए, गौर फिक्र किया जाए। क्या ये वाकई में आपको नहीं लग रहा है कि एक मुश्किल घड़ी इस वक्त है बीजेपी और उसके अलायंस पार्टियों के लिए? 100% है, उनके लिए बहुत ही तकलीफदेह घड़ी है, क्योंकि बीजेपी के अलायंस में जेडीयू हटती है फिर आती है, शिवसेना हटती है और आती है। ऐसे अलायंस बीजेपी ने बहुत किए हैं और एआईडीएम के भागने वाली है उससे। जगनमोहन रेड्डी का आज बयान आ गया। लिहाजा ये बीजेपी वाले क्लेम न करें कि उनके अलायंस वाले उनके साथी हैं। उनके लोग खूब भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि मुल्क के वजीर आजम ने जी और होम मिनिस्टर ने अपनी तकरीरों में जो वहां की, आप देख लीजिए, 9 मीटिंग्स की है प्रधानमंत्री जी ने। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बहुत मेहनत वहां पर मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन नतीजा एक तरह से मनफी में आया है। नतीजा उस हिसाब से नहीं आया है, इस पर अब एक तरह से सोचना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इत्तेहाद की सरकार आ रही, उसके सामने भी चैलेंजेस बहुत होंगे। आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुमताज आलम रिजवी साहब, इरशाद अहमद साहब और लाडले खान सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।